नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी निरंतर तैयारी में प्रयासरत होंगे। एमपीपीएससी प्री का एग्जाम जिस प्रकार आपके करीब आता जा रहा है, उस प्रकार आपकी चिंताएं भी बढ़ना यथार्थ है। इस आधार पर मैं यूनिट 6 को लेकर वन बाय वन आपको थ्योरी तो क्लियर करवाते ही चल रहा हूं, उसके साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाते चलूंगा। यद्यपि हम आपको ढेर सारे एमसीक्यू कराने पर बिलीव नहीं करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहले हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप जो है एक थ्योरी को क्लियर करिए। थ्योरी जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी तो मैं कहूंगा आपको एमसीक्यू भी बनने लगेंगे। हम उस प्रकार से नहीं पढ़ाते कि चलो एक तरफ से बैठ जाओ और सारे एमसीक्यू लगाने करने शुरू कर दो। ये भी करवाया जाएगा, पर ये मैं एग्जाम के करीब करीब आपको करवाता हूं, अभी नहीं करवाता। जैसे ही एग्जाम आएंगे उस समय मैं पूरी यूनिट्स के सारे एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगा। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी एमसीक्यू की क्लासेस भी होती जा रही हैं। कुछ अभ्यर्थी इस चिंता में लेकर ये भी रहते हैं कि सर एमसीक्यूज नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने उनको यही कहा है कि जहां तुक्के मारने से अच्छा है दूसरों की जगह, यहां आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस को अटेंड कर लो। पहले थ्योरी क्लियर करो, फिर हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए, विवेकानंद जी जैसे उच्च विचार व्यक्त वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम भी एक उच्च विचार लेते हैं और जीवन को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक पृष्ठभूमि बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि हम सबसे पहले जो है पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मतलब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लास्ट ईयर में जो है प्रश्न किस प्रकार से आए थे। समझे बात को। आप देखिए, आपकी सारी चिंताओं से मैं मुक्त कर दूंगा यूनिट 6 को लेकर। अभी भी बोल रहा हूं, यदि यूनिट 6 को लेकर आपको तनिक मात्र का जो संदेह है तो आप निश्चिंत रहें। आप सिर्फ हमारी क्लासेस अटेंड करें, आपको यूनिट 6 का समाधान एक जगह में दे दूंगा। और इस बार मैंने ओवरऑल 40 प्रश्न का टारगेट लेके रखा है कि आपके 40 प्रश्न हमारी इन क्लासेस से हम सही करवाएंगे। अब वो केवल मतलब यूनिट 6 को लेकर नहीं है। आपको ही पता है, हम हिस्ट्री की क्लासेस भी बहुत विधिवत आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री के साथ साथ मैंने जो है आपके लिए जो है एक स्पेसिफिक प्री 2025 का एक कोर्स लॉन्च करके रखा है, जिसमें आपको सिर्फ मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी, सबके, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार फटाफट कमेंट कर दो, अपने मित्रों के साथ लिंक को शेयर कर दो और बता दो एमसीक्यू की क्लास जोर शोर तरीके से जो है होने वाली है। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। बिल्कुल जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थी। सभी का जो है हृदय से अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हमारे छोटे छोटे आईएएस की बात हो, जो दूर दराज एरियाओं में जाकर बैठे रहते हैं, बावजूद उसकी क्लास अटेंड करते हैं। तो सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका भी धन्यवाद। और जो अभी इस प्रतीक्षा में है कि एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं, उनको भी अब मैं कहूंगा एमसीक्यू भी शुरू कर दिए हैं, आप आ जाइए। चलिए, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत यूनिक, बहुत जिंदा दिल प्रश्न है। आप जब तक प्रश्न जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको जो है दूसरे रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। प्रश्न ये है कि सतत विकास का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये प्रश्न है आपके सामने। एमपीपीएससी प्री 2015 में ये प्रश्न आया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सतत विकास जैसा जो टॉपिक है वह आपके एग्जाम में आ चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात हो रही है। आप ऑप्शन दीजिए जब से अब तक अपने जो है। तो सतत विकास के बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी जब तक आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। एक चीज और याद रखना है बच्चों, मैं हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड के बाद मैं अपने आंसर्स बताऊंगा। और हाँ, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि मैं एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति के यहाँ पर नाम शायद ना ले पाऊं, क्योंकि अपने को ज्यादा प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो आप उस पर ये ना करें कि हमारा नाम नहीं लिया गया। आप ये करें कि अपने प्रश्न का आंसर दें और मेरे फिर जो फाइनल आंसर है उससे मैच करें कि देखिए। और एंड में हम ये भी चेक करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम सबका कैलकुलेशन करेंगे। सतत विकास की बात आती है बच्चों, तो निरंतर किया जाने वाला विकास, ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान की जो संसाधन है उनका समुचित दोहन करते हुए भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसी आधार पर जो है निर्धारित करे गए। सबसे पहले बच्चों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। क्या थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। इसमें शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सहस्त्राब्दी जो है लक्ष्यों की बात होती है बच्चों, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
वर्ष 2000 में ये निर्धारित करे गए थे। 2000 में ये इनको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2015 तक। यद्यपि 2015 में ये लक्ष्य पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाए, तो इसी को आधार बनाते हुए या इन्हीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को आधार बनाते हुए वर्ष 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए। कुल 17 गोल्स निर्धारित करे गए। आपसे पूछ ले इनकी लक्ष्य संख्या कितनी है, तो आप बोलना 17 है। कब तक लक्ष्य रखा गया इनकी प्राप्ति का, तो आप बताना लक्ष्य रखा गया है 2000 आपके 30 तक का। तो इस 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, पर्यावरण संरक्षण, इन सबको ध्यान में रखा गया है। अब बात आती है कि सतत विकास में शामिल क्या होता है। तो देखो, इसमें समाज का विकास भी शामिल होता है, इसमें आर्थिक तरक्की भी शामिल होती है और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को भी इसमें शामिल करा जाता है। तो प्रश्न पहले का आंसर होगा डी। जिन्होंने डी आंसर टिक करा है उनका आंसर है सही। जिन्होंने डी टिक नहीं करा है, मैं कहूंगा आपका एक क्वेश्चन हो गया गलत। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? फटाफट आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको जो है डिटेल्स और सॉल्यूशन देता जाता हूं। और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं स्क्रीन पे नहीं दिखता, हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा डिजिटल बोर्ड के कंपैरिजन में आपको हमारा स्क्रीन ज्यादा ही दिख रहा है। दूसरी चीज, मेरी सूरत से ज्यादा आपको हमारे कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। तीसरा, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने में और इजी होगा। डिजिटल बोर्ड में तो अधिकांश समय पर टीचर जो है बोर्ड के सामने नाचता रहता है, जिससे आप प्रॉपर ना तो क्वेश्चन पढ़ पाते हैं ना स्क्रीन देख पाते हैं। ये तो तब भी उससे बेहतर मॉडल है। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो देखो बच्चों, मैं जब तक फैक्ट्स आपको बताता हूं, आप इस बात को समझें कि रूस में चला करते थे गॉस प्लान। ध्यान से सुनते चलना, सारा याद करा दूंगा। रूस में कौन से प्लान चलते थे? गॉस प्लान। इन्हीं गॉस प्लान को आधार बनाते हुए हमने क्या अपनाया? हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, 5 ईयर प्लान को अपनाया। समझ गए? FYP लिख रहा हूं, समझ जाना। ये कहाँ चलते थे गॉस प्लान? रूस में। पूर्व सोवियत संघ की बात हो रही है, वहां पर चलते थे। तो इसी आधार पर हमने कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाई। कितनी पंचवर्षीय योजना लाई? 12 पंचवर्षीय योजना लाई, ठीक है ना। तो ये जो है लगभग 2017 में समाप्त हुई थी। अब चूंकि 2017 से अभी तक का गैप ज्यादा हो गया है, इस वजह से अब जो है ज्यादा प्रश्न मैंने बनते यहाँ से नहीं देखे हैं। बावजूद इसके आपको पता है, मैं हर एक फैक्ट करवा दूंगा आपको। तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना बच्चों, ये थी महालनोबिस मॉडल पे आधारित। किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल के, ठीक है ना। 1956 से लेकर 1961 तक का ये समय आपको देखने को मिलेगा। 1956 से लेकर 1961 तक का जो है ये समय है सेकंड 5 ईयर प्लान का। अब सेकंड 5 ईयर प्लान में आपको करना क्या क्या है और सारे फैक्ट देखो, मैं आपको की फैक्ट बता दे रहा हूँ, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। हो क्या रहा है यहाँ पर, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्तित्व जो है, इनका नाम है पीसी महालनोबिस। तो सबसे पहले तो इनका नाम याद रखो, पीसी महाल पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूर्ण नाम है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना करी जा रही थी बच्चों। तो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक समिति बनी, इसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। इस तरीके से राष्ट्रीय आय समिति, इस तरीके से आप इस समिति का नाम याद रखेंगे। कब बनी? 1949 में बनी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने का आधिकारिक प्रयास यही समिति कर रही है। इस समिति के अध्यक्ष थे आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अध्यक्ष कौन थे बच्चों? पीसी महालनोबिस। इस वर्ग अध्यक्ष के साथ एक और प्रश्न यहाँ से बनता है इनके सदस्यों को लेकर। किसको लेकर मेरे प्यारे बच्चों? सदस्यों को लेकर। तो 2 सदस्य हैं इनके। एक तो आपको नाम याद रख लेना है VKRV राव। एक नाम क्या याद रखेंगे? VKRV राव। और एक नाम आपको याद रखना है DR गाडगिल। DR गाडगिल, इस तरीके से आप इनको याद रख लेना। अब मैं कहूंगा आपसे एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आएगा, और आपको अब ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं मैं, कि हमारे द्वारा सेपरेट रूप से इकोनॉमिक्स प्री की जो है बहुत बेहतरीन क्लासेस डिजाइन करी गई हैं, जहां पर मैं आपको MP की इकोनॉमी भी ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे याद करवा दूंगा कि इस पूरे सेक्शन से, दैट मींस यूनिट आपकी 6 से 10 से 15 प्रश्न आपके बिल्कुल सही चले जाएंगे। कितने प्रश्न सही चले जाएंगे? 10 से 15 प्रश्न सही चले जाएंगे। तो चलिए, यदि आप ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो ये लिंक दी है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कुछ IAS एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।
ये भी आपको सर्च करने में थोड़ी सी आसानी कर दूं तो इस वीडियो जो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी होगी हमारे एप्लीकेशन और इस कोर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सतत विकास से क्या अभिप्राय है। एमपीपीएससी प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। देखो मैं आपको अभी पीवाईक्यू करवा रहा हूं, मतलब लास्ट ईयर के प्रश्न भी करवा दे रहा हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको बड़े यूनिक प्रश्न करवाऊंगा जिससे आप पास होंगे। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। जो बीच में जुड़े हैं सभी का स्वागत है, और सभी अपने मित्रों के साथ लिंक को शेयर कर दो। सेशन को जिसने जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है वो सेशन को लाइक कर दो। इतने सारे बच्चे लाइक दिख रहे हैं, अभी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं करा है। चलिए, सतत विकास से क्या अभिप्राय है आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी थी। तो देखो सतत विकास से अभिप्राय क्या है, पहले तो इसका आंसर सुन लो, उसके पहले मैं आपको एक बड़ा अच्छा फैक्ट बता दे रहा हूँ। होता यह है कि आपने यदि एक एडवर्टीजमेंट देखा है, टीवी तो देखते होंगे मेरे हिसाब से कि नहीं देखते हैं, तो जब आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा तब एक बच्चा अपने पिताजी के साथ एक कार में बैठा रहता है। ये गाड़ी जो कार है सिग्नल पे खड़ी रहती है, रेड सिग्नल है जहां पर पिताजी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। तो बच्चा बोलता है पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक जो है साइकिल की दुकान खोल लूं। उसके पिता जो कि कार में बैठे हैं बड़े भौचक्के हो जाते हैं और सोचते हैं ये इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। बोले तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोले जिस प्रकार से आप लोग जो है ईंधन को वेस्ट कर रहे हो, पेट्रोल को जो है बर्बाद कर रहे हो, उस प्रकार आने वाले समय में तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। अब सोचो, इसको लिंक करो किससे, आर्थिक विकास से। अब पॉइंट को समझो। हम सतत आर्थिक विकास के संदर्भ में ये बात समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा तो करें ही करें, साथ में भविष्य की पीढ़ी की जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखें। इस आधार पर आपके इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए। तो जिन्होंने ए आंसर टिक करा है उनका बहुत सही आंसर गया है, जिन्होंने नहीं करा है मैं कहूंगा अभी दिल्ली दूर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आई थिंक। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्पना की गई थी। जल्दी से बताइए। एमपीपीएससी प्री 2014 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। समझे बात को। अब आप यदि थोड़ा सा लिंक सेट कर पा रहे होंगे तो देखो ये सारे 5 ईयर प्लान के प्रश्न हैं। अब ये 5 ईयर प्लान के प्रश्न क्यों बने हैं मैं आपको बता रहा हूं। 2012 से लेकर 2017 तक जो है आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना चली थी। तो मतलब ये उस ड्यूरेशन के प्रश्न है जब पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ रन नहीं होती है बच्चों, बावजूद इसके एक आध प्रश्न भूले बिसरे आपके एग्जाम में आएंगे, चिंता नहीं करना है, और आपको सही और सटीक आंसर्स में दिलवा दूंगा। चलिए, तो यदि हम बात करते हैं तो ये इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको सारी डिटेल्स दे दी थी। इसी महालनोबिस के बारे में याद करो। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर नाबार्ड संबंधित है। एमपीपीएससी प्री 2015 में प्रश्न आया है। अपने ऑप्शंस फटाफट मेरे पास भेजिए, मैं आपके ऑप्शंस का इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या ये एमपीपीएससी प्री अकेले में आया है 2015 में, तो मैं कहूंगा नहीं। इसके साथ साथ आपको कुछ और फैक्ट्स याद रखने हैं कि अभी हालिया पीएससी का प्री 2024 हुआ था। समझे बात को। प्री के साथ साथ मींस 2024 भी हुआ। समझे बात को। इस तरीके से आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरीके से ये प्रश्न जो है दोनों एग्जाम में आपका आ गया। समझे बात को। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत अंडरस्टूड होना चाहिए। और मैं आपको इसके वीडियो रिकॉर्ड जो है सैंपल पे दे सकता हूं, या मेरे आप इसी चैनल पे चेक करेंगे, जहां मैं क्लियर रूप से बोल रहा हूं कि नाबार्ड पीएससी का फेवरेट प्रश्न है। समझ गए बात को। और ये प्रश्न आया भी। तो इस तरीके से आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक कर लीजिए और देखिए कि हम आपके लिए कैसी तैयारी करवाएंगे। चलिए, नाबार्ड इज रिलेटेड टू बोल रहा है तो राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था की बात आ रही है, तो कृषि का विकास ठीक है। ग्रामीण विकास की बात हुई, ठीक है। कृषि और कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास संस्था और वित्तीय संस्था।
इसका आंसर होगा बच्चों सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए मैं थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दे रहा हूं जिससे नाबार्ड आपका कभी नहीं भूलेगा इसके बावजूद, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आता है तो NABARD, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। लिख देता हूं, चलो, नेशनल, जैसे लिखा हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट, एक चीज तो ये हो गई आपकी। उसके बाद में आपको एक एक्ट याद रखना है बच्चों, आपसे पूछेगा अंडर विच एक्ट नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश, तो आपको पूछे कि नाबार्ड की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो आप बोलोगे नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981। कब लाया गया अधिनियम? 1981 में, ठीक है, एक्ट हो गया। एक्ट के साथ साथ आपको स्थापना पूछेगा बच्चों की नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो ये लास्ट ईयर की एमपीपीएससी प्री में तो पूछ चुका है। बावजूद इसके एसएससी जैसे एग्जाम में भी हमारी क्लासेस काम में आती हैं। मैंने आपको बोला है बस एक बार मेरी क्लास आप देख लो, इकोनॉमिक्स की चिंताएं आपकी मैं समाप्त कर दूंगा। 2024 नहीं है, देखो अभी का समय याद आ रहा है, ठीक है। 1982, 12 जुलाई 1982 की बात हो गई। किसकी बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 12 जुलाई 1982 की बात हो गई। ये हो गया एक तो जी। अब एक और प्रश्न पूछता है कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, या आपसे पूछ ले कि शिवरामन समिति का संबंध किससे है। ध्यान से सुनना, आपसे पूछ ले शिवरामन समिति का संबंध किससे है, शिवरामन समिति का संबंध किससे है, तो आप बता देना किससे है शिवरामन समिति का संबंध मेरे प्यारे बच्चों? नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। एक और प्रश्न आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, देखो किस पंचवर्षीय योजना को मैं 5 ईयर प्लान शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो आप इसको बोलेंगे 6 पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। अब मैं आपको इसको याद करा दूं यदि आप लोग इजाजत दी तो। जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे कि आपके लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको साझा डेटा क्लास में ही याद हो जाए, और हम इतना ही डेटा रखते हैं जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, ज्यादा आपके दिमाग में कचरा ना भरा जाए कि हर दिन न्यूज लो, हर दिन ये करो। ऐसा मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ। 360 एंड सेलेक्टिव का मीनिंग ही यही है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। तो देखो नाबार्ड को याद, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि बच्चा कंफ्यूजन लेकर एग्जाम के दिन ना जाए। तो देखो नाबार्ड में कितने लेटर हैं? 6। गिन लो अब, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से आपको नाबार्ड, अब इससे ज्यादा मैं कहूंगा तुम किसी एग्जाम में बैठ जाओ, आप यूपीएससी में बैठने की इच्छा रख रहे हो, यूपीएससी में बैठ जाओ। आप एमपीपीएससी को तो मैं आपको 2 बार साबित करके दे चुका हूं इसमें कि कैसे प्रश्न आएंगे और वही के वही आए। रेलवे के एग्जाम में भी बैठो, एसएससी के एग्जाम में भी बैठो, व्यापम, बिहार पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी आप चले जाना, ये प्रश्न आएगा, यहां से आपको प्रश्न बनेंगे, और बहुत आसान टॉपिक मैंने कर दिया। अब क्या नाबार्ड आएगा आपके एग्जाम में? इस साल थोड़ा सा संदेह है, पर नाबार्ड से जुड़ी हुई एक संस्था और आपको जो है याद कर लेनी है, जो आपके काम में आ जाएगी। देखो आपसे कोई प्रश्न एग्जामिनर बनाता है कि उसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों कि हम इनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार इनको जो है जमाएं। तो देखो नाबार्ड और एक और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इसका नाम क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। समझ गए बात को? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, समझ गए बात को? इसकी स्थापना भी 1982 में हो रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जब आप 1982 सिर्फ याद करोगे तो इसमें और नाबार्ड में आपको हो जाएगा कंफ्यूजन कि कौन पहले स्थापित हुआ। तो इस संशय को भी मैं दूर कर देता हूं आपको। आप याद रखना कि 1 जनवरी 1982 को जो है एग्जिम बैंक की स्थापना हो रही है। तो अब आप क्लियर कर लेंगे कि पहले कौन सा स्थापित हुआ और ऑर्डर क्रम आपको किस प्रकार से रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर एमपीपीएससी प्री 2014 में आया हुआ है। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया? आई होप आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। फटाफट एक बार कमेंट भी करके बता दें कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है। चलिए
रंगराजन समिति की बात आ रही है बच्चों। आपने मेरे से अभी उद्योग वाली एक क्लास पढ़ रखी होगी जिसमें हमने बोला था कि जो है नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लाई गई। कब लाई गई? 24 जुलाई 1991 की। आप फाइनल आंसर देते चले, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं कौन क्या क्या आंसर दे रहा है। अल्टीमेटली लास्ट में मैं सबको फिर बताऊंगा कि क्या आपके आंसर्स गलत कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, सब पर चर्चा होगी। तो 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति लाई जा रही है बच्चों। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके तहत जो है हम ये एलपीजी का एरा कहलाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का समय कहला रहा है। तो इसमें जो प्राइवेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? प्राइवेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, निजीकरण वाला जो बिंदु है, उसके अंतर्गत हमने 3 बातों को अपनाया। कौन सा लिख दे रहा हूं मैं, चलो, निजीकरण। कितने बिंदुओं को अपनाया? 3 बिंदुओं को अपनाया। 3 बिंदुओं में कौन था? एक था प्रतिराष्ट्रीयकरण, जिसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए बात को? तो डी लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप। दूसरा आराम से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, प्रतिराष्ट्रीयकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा आता है आपका विनिवेश, या इसी को ही डिसइन्वेस्टमेंट आप बोल रहे हैं। और दूसरा आता है आपका विनिवेश, या इसी को ही आप जो है क्या बोल रहे हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। तो तीसरा आता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। तो इनमें से जो है रंगराजन समिति का गठन करा जाता है। विनिवेश, विनिवेश मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो। जब सरकार किसी अपने सरकारी उपक्रम में अपनी अंशधारिता को धीरे धीरे जो है सेल करने चली जाती है, बेचने चली जाती है, तो यह विनिवेश कहलाता है। मतलब सरकार अपने स्वामित्व का अल्पीकरण कर रही होती है, अपने आप को थोड़ा सा उस पर्टिकुलर व्यवसाय से, बिजनेस से अलग कर रही होती है। तो आई होप अब जो है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछ लेगा कि नई आर्थिक नीति कब लाई गई, तो आप आंसर भी दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत यूनिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले वाला जो प्री था उस पर ये प्रश्न आ चुका है और मैंने करवाया भी है। भारत सरकार किस वर्ष में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया था? आंसर दीजिए फटाफट। ये तो आसान प्रश्न है आपके लिए। तब तक मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। प्रश्न आता है बच्चों, नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण होता क्या है सर? ध्यान से सुनते चलना, जिन लोगों को पता है अच्छे से ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये होता है कि हम किसी, अब चूंकि यहाँ बैंक की बात हो रही है तो मैं बैंक को ही डायरेक्ट बोल दूं तो आप समझ जाएंगे। हम किसी जो है व्यवसाय को, बिजनेस को जो है अब सरकार के अधीन ले रहे हैं, तो बैंकों को सरकार के अधीन करना। किसके अधीन? सरकार के अधीन करना, मतलब सरकार का स्वामित्व बढ़ाना, एक तरीके से ऐसे समझ लो। प्रश्न आता है कि सर इसका कारण क्या होता है? देखो, इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, पर एक सबसे पहला तत्काल में कारण ये था कि सरकारी संपत्ति को बढ़ाना था। क्या करना था? सरकारी संपत्ति को बढ़ाना था। आप यदि उस समय को अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हो, अपने दिमाग में याद कर पा रहे हो, तो ये जो समय है ना 1969 है। आंसर क्या है? 1969। इस समय भारत सरकार के पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था। अब हम विकास की बात कर रहे हैं, और देखिए विकास बिना पैसों के नहीं हो सकता। समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, बिना पैसों के नहीं हो सकता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया कि 14 बड़े बैंकों का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण करा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण करा गया। तो सरकारी संपत्ति को बढ़ाना, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, इत्यादि विषयों को मद्देनजर रखते हुए जो है राष्ट्रीयकरण करा जाता है, नेशनलाइजेशन करा जाता है। क्या करा जाता है? राष्ट्रीयकरण करा जाता है और नेशनलाइजेशन करा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। पर इसी के साथ एक और फैक्ट जुड़ा होता है कि क्या ये पहली बार राष्ट्रीयकरण करा गया था? तो मैं कहूंगा जी नहीं। इसके पहले भी जो है हमने जो है आपके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करा था, परंतु 1969 सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण कहलाता है। उसके बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था। किसका राष्ट्रीयकरण करा गया था? 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया था। इस दौरान आपसे पूछ ले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो आप बोलोगे आईजी पटेल साहब थे। कौन थे? आईजी पटेल साहब थे। इस तरीके से
यहाँ पर याद रख लो, ये हो गया। आपसे यहाँ पर पूछ ले कि भाई 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब गवर्नर कौन थे, तो आप बोल देना एल के झा साहब थे। कौन थे? एल के झा। अब सारी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। देखो एमपीपीएससी प्री में ये सारे प्रश्न मैंने करवा रखे थे और ये प्रश्न छप के आए थे, इसकी गारंटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आप बोर्ड पे चेक करो, यहाँ पर बकायदे प्री लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री, और ये क्वेश्चन छप के आया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो यकीन मानिए आपको जो प्रश्न कराए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। यद्यपि ये बात अलग है कि पुराने घर वालों ने इन सारे वीडियोस को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, क्योंकि सबको सबसे बड़ी बात यह आती है कि सबकी चिंताएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। अब भगवान जाने मुझसे अकेली चिंताएं क्यों जुड़ती हैं लोगों की, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, मेरी क्लास को प्राइवेट कर दिया गया है ताकि बच्चे उसको देख ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा आई थिंक, और मैंने आपको प्रूफ भी दे दिए कि पढ़ाए गए प्रश्न आए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पीवाईक्यू आपके स्क्रीन पर बताइए जल्दी, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से, या उसके बाद भुगतान संतुलन से? क्या आंसर होगा जल्दी? जब तक आप आंसर दीजिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स याद करा दे रहा हूं, फटाफट याद कर लेना जो पहली बार जुड़ रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रश्न ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है। किसकी बात होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, भुगतान संतुलन की बात होती है। तो देखो इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। यदि आपने इंपोर्ट इज इक्वल टू आपका एक्सपोर्ट है, जितना आपने आयात करा उतना आपने निर्यात करा, यही सिचुएशन मानी जाती है अच्छी, और यही सिचुएशन कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। उसके बाद में यदि आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों की, एक्सपोर्ट ज्यादा करा है आपने कंपेरेटिव टू जो है इंपोर्ट, तो ये कंडीशन या बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में माना जाएगा। तो इस आधार पर आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आपको कितने बेहतरीन मैंने एमसीक्यूज करा दिए। क्या अब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, आज मैं आपको इतना सारे प्रश्न कराऊंगा कि आप खुद मन प्रफुल्लित हो जाएंगे, और आपके मन की शिकायतें भी मैं दूर कर दूंगा। उसके पहले गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन कुश आईएएस एकेडमी, जो कि किया के नाम से उपलब्ध है बच्चों, सर्च करिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रेटिंग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी जो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे किया के एप्लीकेशन आएंगे, जैसे आप मारुति कार के संदर्भ में भी देख सकते हैं, परंतु मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ, उससे आप हमें आसानी से सर्च कर पाएंगे। ये इस फोटो को सर्च करिएगा जहां पर लिखा हुआ है शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति, तो इससे आप जल्दी हमारे प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। चलो तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, अब आपके सपनों को करा जाए साकार। इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है जो कि आपका कॉम्बो बैच है। ये कॉम्बो बैच यदि आप आईफोन यूज करते हैं तो इस पर क्लिक करके जुड़ जाएं, और यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस पर क्लिक करके जुड़ जाएं। आपके लिए बहुत यूनिक तरीके से सारे कोर्सेज को डिजाइन करा है, और इस बार हमारा उद्देश्य है आपको अन्य विषयों में भी पास करवाना। तो जल्दी जल्दी एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इन सारी चीजों को देख लो, और आपको ये सारी चीजें पसंद आ जाती हैं तो फिर कोर्स को ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपके इन सपनों को साकार करने के लिए हमारे द्वारा कुश आईएएस एकेडमी के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। यकीन रखिए बड़ा मजा आएगा, मैं बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में भी आपको। बस आपको निरंतरता बनाए रखना है और प्रतिदिन हमारी क्लास में जुड़ना है। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है, आपको ये बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो मूल विशेषता है वह क्या है, जल्दी से बताइए। जब तक आप अपने प्रश्न के आंसर दीजिए मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के संबंध में जो अदर फैक्ट्स हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, देखो बदमाशी करके कमेंट्स कोई ना करे, ठीक है, अनावश्यक बातें कोई ना करे, अपने ऑप्शंस को मैच करो, अपने फैक्ट्स को लिख लो, आपका एग्जाम में बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न सही चले जाएंगे। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संकल्पना सबसे पहले यदि आपसे पूछे कौन कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को, कौन जो है प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप बोलेंगे एडम स्मिथ।
कौन बोलेंगे? एडम स्मिथ साहब। ठीक है, कौन है ये? आप जानते हैं सभी लोग, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक। क्या है? अर्थशास्त्र के जनक हो गए। तो ये पॉइंट हो गया एक तो आपका। उसके बाद में आपको क्या रखना है यार? देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट चलता है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आप बोलना हस्तक्षेप सिद्धांत पर आधारित होती है। पर क्या हिंदी वालों ये लिखा आएगा? मैं बोलूंगा नहीं। आपको इंग्लिश में ही लिखकर या देवनागरी में लिख के दे देगा लाइसेज फेयर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लाइसेज फेयर सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या बोलता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकार की न्यूनतम भूमिका होती है। किसकी न्यूनतम भूमिका? सरकार की न्यूनतम भूमिका होती है। सरकार की कैसी भूमिका होगी? न्यूनतम भूमिका होगी। ये बात हो गई। अब उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन पर अधिकार किसका होगा? तो निजी व्यक्तियों का होगा, प्राइवेट फर्म्स का होगा। ये निजी व्यक्ति किस लिए काम करते हैं आपको पता है? यदि अध्यक्ष से पूछ ले तो आप बोलेंगे अधिकतम लाभ कमाना। क्या बोलेंगे? अधिकतम लाभ कमाना। तो इस तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम एक पॉइंट पाते हैं कि उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन पर निजी वर्ग का, निजी प्राइवेट पीपल का अधिकार होता है। चलिए, अब याद होगा ये सारे फैक्ट्स? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं बच्चों। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? जल्दी से आंसर दीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना? व्हाट डज गांधीनियन इकोनॉमी एम्फेसाइज? पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल एंड सोशल वैल्यूज। व्हाट वुड बी द आंसर्स? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, मैं देख रहा हूं। चलिए जल्दी से बताइए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? समाजवादी एवं आर्थिक मूल्यों पर बल देती है। किस पर बल देती है बच्चों? समाजवादी और आर्थिक मूल्यों पर बल देती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न अच्छा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्थिक सिद्धांत क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए। क्या ये अभिग्रहित होते हैं, प्रास्थापना होते हैं, प्राकल्पना होते हैं, परिरीक्षित प्राकल्पना होते हैं? जल्दी से बताइए। इनके बारे में आपको बताने से पूर्व मैं एक और आपको अच्छी सी जो है फैक्ट्स डिटेल आपको दे रहा हूं, जिससे आप एक लिंक सेट कर पाएंगे। दे दूं? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, चलो देखते हैं जल्दी से। मैंने आपको जो है एक व्यक्तित्व के बारे में बताया था बच्चों। इनका नाम था अमर्त्य सेन साहब। क्या नाम था? अमर्त्य सेन। याद करो, मैंने आपको नोबेल पुरस्कार वाली क्लास में बताया। भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्तित्व हैं कौन? आपके अमर्त्य सेन साहब। पश्चिम बंगाल मूल से बिलोंग करते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में इन्होंने जो है बहुत सारे काम करे। अब ये लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र है क्या? ध्यान से सुनो। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या करा? देखो, संसाधन सीमित होते हैं, मैंने आपको बताया हमेशा। तो मान के चल लेते हैं ये बहुत सारे सेक्टर्स इसमें डिवाइड है। ठीक है ना? एक जगह है जहां पर ढेर सारे 26 सेक्टर है, मान लेते हैं अपन। इनमें से इन्होंने क्या करा? केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो है अपने संसाधनों को देते गए। संसाधन सीमित है, सबको एक साथ तो दे नहीं सकते। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये पाया कि इस प्रकार से हम जो है हमारे समाज का या लोक कल्याण को जो है प्रभावी बना सकते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या करा? ध्यान से सुनना। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को प्रयोग करा, उस बेसिस में पायलट प्रोजेक्ट चलाए। पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हुए तो थीसिस बनी और फिर फाइनली वो एक सिद्धांत बन गया। तो इस तरीके से लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है? एक तरीके से आपको पता होगा, हाइपोथेसिस से परिकल्पना है। मतलब देखो, जिस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अपनी रिसर्च एंड इन्वेंशंस करते रहते हैं, तत्पश्चात उसको फाइनलाइज करा जाता है। उसी प्रकार आपको इस बात को समझना होगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अर्थशास्त्री क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस लगाते हैं, उनको प्रयोग करते हैं, वे सक्सेस हो जाती हैं, देन आफ्टरवर्ड जो है इस पर जो है उसको अप्लाई करा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, लोकतांत्रिक समाज का विशेष लक्षण क्या है? तो आप बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण और सामाजिकरण। ठीक है, निजीकरण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। निजीकरण का अर्थ ये होता है कि सरकारी स्वामित्व का अल्पीकरण। उदारीकरण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, सरकारी नीतियों और नियमों में शिथिलता लाना जिससे स्वतंत्र बाजार विकसित हो सके। राष्ट्रीयकरण की बात आती है बच्चों तो याद कर लो फटाफट, अपन बात करते हैं। तो जब किसी बिजनेस, व्यापार इत्यादि में सरकार अपने स्वामित्व को बढ़ा लेती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स जो है, शेयर्स जो है अपने पास रख लेती है, वह राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सोशलाइजेशन या समाजीकरण की बात हो रही है। लोकतांत्रिक समाज में हम समाज को महत्व देते हैं और लोकतांत्रिक दैट मीन्स हम उनके अधिकारों को जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होने देते हैं। एक और बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार प्रश्न है, इस बार के प्री में बिल्कुल आना चाहिए आपके, तो इसको लिख लीजिएगा और याद करके जाइएगा, तो एक प्रश्न आपका यहां से सही चला जाएगा। शिक्षा का विषय है, शिक्षा विषय है, इस तरीके से आप इसको लिखिए। शिक्षा किस सूची का विषय है? इस तरीके से प्रश्न आपका होगा। क्या वो संघी सूची का है या संघ सूची का? राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, संवर्ती सूची का, या जो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो है बात लिस्ट की बात आती है, अर्थात बात अवशिष्ट सूची की होती है। तो जल्दी से बता दीजिए। जब तक आप अपना आंसर दीजिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है संविधान संशोधन बता देता हूं, उससे आपको ये सारे फैक्ट्स हमेशा याद रहेंगे। एक संविधान संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में देखा गया बच्चों, यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 की बात हो रही है बच्चों। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापक संविधान में जो है संशोधन करे गए। तो इसी व्यापक संविधान संशोधन के चलते इसे जो है हम लघु संविधान का दर्जा भी देते हैं। इसका दर्जा देते हैं लघु संविधान का। किसे? 42वां संविधान संशोधन को। समझ गए बात को? अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो राज्य सूची से, ध्यान से सुनना, राज्य सूची से 5 विषयों को निकाला गया। कहाँ निकाला गया? राज्य सूची से 5 विषयों को निकाला गया और इन 5 विषयों को निकालकर 5 विषयों को निकाला गया। इन 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया बच्चों। किस सूची में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समझे बात को? किसी सूची में? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और इस जो 5 विषय निकाले गए थे ना, इन 5 विषय में ही एक विषय था आपका शिक्षा। क्या था? शिक्षा। शिक्षा हो गया, मापतौल हो गई, इस तरीके से बहुत सारे विषय, इसमें 5 विषय शामिल करे गए थे। तो शिक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में, तो आंसर तो हो गया समवर्ती सूची। अब एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि समवर्ती सूची होती क्या है, तो देखो इसमें राज्य भी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, प्लस इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और इसी आधार पर एक चीज और भी देखी जाती है कि यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है, तो ऐसे में केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र को प्राथमिकता। ठीक है, अब आप खुद से सोचें कि आपको सारे फैक्ट्स में एक एक करके याद करा दे रहा हूं, इतना कर लोगे तो कभी फेल नहीं होगे, इस बात को समझो। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको सारे प्रश्नों में? जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा और फटाफट कर दीजिए तो हम और फटाफट अपने आंसर्स को देंगे। सभी के कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परंतु कुछ बच्चे तुक्के मार रहे हैं। मैंने आपको फिर से बोला है, मेरी बात को समझिए। यदि आप थ्योरी एक बार मुझसे नहीं पढ़ेंगे, आप अर्थशास्त्र में गलत प्रश्न टिक करके आएंगे। तो उन गलत प्रश्नों के उत्तर टिक करने से बेहतर है पहले एक बार थ्योरी पढ़ो। इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। और मुझे एक बात पता है कि अभी दिसंबर है,
दिसंबर के बाद जनवरी पूरा पड़ा है, तो जनवरी में मैं आपका भरपूर रिवीजन करवा दूंगा, इतना कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। एक महीने में आपको एक नहीं, इकोनॉमिक्स अकेले नहीं, मैं सारे विषयों के जो है आपके जो है एमसीक्यूज करवा दूंगा। पर पहले थ्योरी पढ़ लो, कॉन्फिडेंट में आ जाओ, प्रश्नों के उत्तर सही दो। यदि देखो प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दोगे तो तुम फिर डिमोटिवेट होने लगते हो, समझे बात को। चलो, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र की निरंतरता से, आंसर होगा नहीं। धन के संकेंद्रण, बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 वर्षों तक, ये भी नहीं। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, यदि थोड़ा सा याद करो, एक आर्थिक समृद्धि और एक आर्थिक विकास बताया था। आर्थिक समृद्धि की बात होती है तो यह एक मात्रात्मक पहलू है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है, जहां पर हम जीडीपी बढ़ने की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ने की बात करते हैं, ऐसे विषयों की बात करते हैं। परंतु यदि हम बात करेंगे सतत विकास की या आर्थिक विकास की, तो यहाँ पर विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? जल्दी से बताइए, आपका आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बता दिया, नाम याद रखो थोड़ा सा बस, एडम स्मिथ। क्या नाम याद रखना है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? लाइसेज फेयर। इतना याद रख लोगे तो पहला प्रश्न तो एग्जामिनर यहीं से बना देता है, लाइसेज फेयर। और ये सब अनुभव बोलते हैं बच्चों, मैं नहीं बोलता। और यहां से आपका एक प्रश्न यहां से सही चला जाएगा। चलो, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो यहाँ पर एक नाम याद रखो, कार्ल मार्क्स का। क्या नाम याद रखो? कार्ल मार्क्स का। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है इनका? दास कैपिटल, या कहीं कहीं दास दा कैपिटल भी लिखा मिलेगा, दास कैपिटल, कंफ्यूज नहीं होना। ये बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पर जो है समाज को महत्व दिया जाता है, दैट मीन सारा कारोबार जो है ऐसे समझ लो कि सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? सरकार के पास। नेक्स्ट की बात होती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भैया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने की थी? फटाफट देख लो, इनका आंसर हो जाएगा जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। आंसर क्या हो जाएगा? जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स इसका आंसर हो जाएगा। जे एम कीन्स के साथ साथ आपको क्या रखना है? याद रखना है कि उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन पर यहाँ पर संयुक्त अधिकार देखने को मिलता है। मतलब क्या उगाना है, कितना उगाना है, कितने रेट पर उगाना है, कैसे उपलब्ध कराना है, ये सरकार और निजी वर्ग दोनों यहाँ पर लेंगे। तो इसी के साथ एक और प्रश्न यहाँ पे आता है जिसमें ये बात कही गई है कि संयुक्त अधिकार के अंतर्गत आपको ये बात समझना है कि सरकार के पास भी अधिकार होगा और सरकार के पास साथ साथ जो है निजी वर्ग के साथ भी जो है अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न का आंसर अब आपकी स्क्रीन पर हो गया, ठीक है। और एक और फैक्ट आपको दे देता हूं कि सर्वप्रथम आपसे पूछे किसने अपनाया, तो आप बता देना सर्वप्रथम इसको अपनाने वाले हैं फ्रांस। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान कर दिया है मैंने। यदि आपने मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं सुना है तो मैं कहूंगा आप सिर्फ फटाफट तुक्के मारे जा रहे हैं। जो लोग बाद में भी क्लास को देखें, मैं उनसे कहूंगा कि बढ़िया शानदार तरीके से पहले प्रश्न को सुने, प्रश्न को चेक करें, आंसर टिक करें अपना ईमानदारी से, और फिर उसके बाद सारा डिस्क्रिप्शंस देखो, आपको कितना बेहतर डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। चलिए, हाँ, तो ये तो आंसर मेरे हिसाब से अब आसान हो गया होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हाँ कि ना। चलिए, कथन है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, का तात्पर्य क्या है? ए, बी, सी और डी, जल्दी बताइए। चलो, नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करें। देखें, देखो मैंने आपको अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण को समझाया था। अब यहाँ पर स्पेस तो थोड़ा मेरे पास कम है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पे ही इसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर लेता। हमने जो है अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकरण को समझा था बच्चों, तो वर्गीकरण लिख दे रहा हूं मैं, वर्गीकरण।
ठीक है, स्पेस कम रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है, पर मैं सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा। एक वर्गीकरण मैंने सरकार की भूमिका के आधार पर बताया था, एक वर्गीकरण मैंने आर्थिक संबंधों के आधार पर बताया था, और एक वर्गीकरण मैंने जो है आपको विकास की अवस्था के आधार पर बताया था। इतना याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जिन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, आप जो है आप एक काम कर सकते हैं, आप चाह हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, कुछ आईएएस एकेडमी इसी चैनल की जो है प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी बच्चों। तो विकास की अवस्था के आधार पर यदि मैं आपसे बात करने जाऊंगा, तो हमने क्या करा था, अविकसित अर्थव्यवस्था पढ़ा था। कैसी अर्थव्यवस्था पढ़ा था बच्चों? अविकसित। उसके बाद में अल्प विकसित पर चर्चा करी थी मैंने। किसकी चर्चा करी थी? अल्प विकसित पे। फिर मैंने विकासशील पे चर्चा करी थी बच्चों। किस पे चर्चा करी थी? विकासशील पे। और बात आती है विकसित पे। ध्यान से सुनना, किस पे? विकसित पे। अब प्रश्न पर चलते हैं वापस। ये बोल रहा है कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। आंसर होगा नहीं। यहाँ की आय समानता जो है, आय असमानता बड़े, यहाँ आय की असमानता बड़े पैमाने पर है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ के लोग जो है आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रश्न है ना, उस प्रकार से आंसर क्या होगा कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। हम विकासशील अर्थव्यवस्था है बच्चों। फिर से प्रश्न पर आ जाओ। हम विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में इतनी पर्याप्त संरचनाएं नहीं होती, संसाधन नहीं होते, पूंजी नहीं होती, जिसके कारण हम अपने संसाधनों का दोहन कर सकें। परंतु मूल्यवान संसाधन हमारे यहाँ पर पर्याप्त हैं। तो आंसर इस आधार पर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार प्रश्न है आपका। ठीक है ना। जीडीपी के जब तक बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा आपसे कर ले रहा हूं। ठीक है ना। जीडीपी अर्थात क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के नागरिकों और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य कहलाता है बच्चों जीडीपी। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में चेक करेंगे तो सर्वाधिक योगदान जो है जीडीपी पर आ रहा है आपके तृतीयक क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? तृतीयक क्षेत्र। फटाफट एक बार याद कर लो। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर हम आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है क्या? इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, कृषि और वानिकी इत्यादि चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसी के बाद प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं कहा जाता है, और इस क्षेत्र में संलग्न कर्मचारियों को रेड कॉलर जॉब कहा। तो ये याद हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पे आपको याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर हम प्राथमिक वस्तुओं का मूल्यवर्धन या रूप परिवर्तन करते हैं, मतलब जो हमको प्राथमिक क्षेत्र से मिली। ठीक है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में सहयोगी सिद्ध होता है। भाई आपको मान के चलिए गुड़ बनाना है, तो गुड़ के लिए आपको गन्ना लाना होगा। ये गन्ना मिलेगा खेत से। खेत से ये किस माध्यम से आएगा? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम। तो इसमें हम जो है आप एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा, उसी के साथ साथ चिकित्सा, संचार इत्यादि विषयों को, लोक प्रशासन, सबको शामिल करते हैं प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलो। लगभग 54% जो है वर्तमान में यह योगदान दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। एक बात और याद रखना, जब भी पेपर देने जाओ ये नहीं है शब्द बहुत अच्छे से पढ़ना। एक बार एमपीपीएससी प्री ने लगभग 14 प्रश्न दे दिए थे। कितने क्वेश्चन? 14 प्रश्न। अधिकांश मामलों में बच्चे ने फटाफट नहीं को नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी आंसर टिक करके चलिए आए। पेपर दे के आए, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, बोले सर हमारे इस बार अच्छे नंबर आएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो इंतजार करते हैं कुछ दिन और। जब इंतजार करे तो पाया गया कि वो जो बोल रहे थे हमारे सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, वो दूर दूर तक नहीं दिख रहे। समझे बात को? चलिए, तो इसलिए हम बात करते हैं प्राथमिक। देखो यहाँ पर कौन सा विलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय में कमी तो बिल्कुल होती है, कृषि की प्रमुखता बिल्कुल होती है, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये थोड़ा सा संदेह वाली बात हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि भारी उद्योग के साथ साथ हमें जो है मजदूरी
कि माल में संतुलन, मतलब जो एक एफिशिएंट लेबर है वो नहीं मिलता है आज भी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए निम्नलिखित को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया। चलिए आंसर चेक करा जाए क्या। देखिए भारत ने इसके संदर्भ में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं हम देखो हम समाज कल्याण भी देखते हैं, ध्यान से सुनना। और समाज कल्याण के साथ साथ हम निजी वर्ग के लाभ को भी सुनिश्चित करते हैं। निजी वर्ग के लाभ को भी क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ये पॉइंट हो गया। चलिए विगत में या विगत वर्षों में ऐसा समझ लीजिए सेवा क्षेत्र के अंशदान से सकल घरेलू उत्पाद के सही विकल्प का चयन करना। मतलब जो आपको दिया हुआ है ABCD, इसमें से आपको देखना है कि बेसिकली सर्विस सेक्टर कौन से ईयर में सबसे सही कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल चैलेंजिंग है और आपको नहीं बनेगा, मैं आपसे अभी भी बोल दे रहा हूं। चलिए क्यों नहीं बनेगा उसके पीछे कारण समझो। PSC भी ऐसे एक प्रश्न देता है, कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो आपको दूर दूर तक नहीं बनते। मैंने क्यों दिया उसके पीछे कारण समझो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका लक फैक्टर कितना अच्छा है। बोले सर लक की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पर आप मारेंगे तुक्का, आपको भी पता है। और PSC में लक फैक्टर काम करता है। 10% आपका लक होता है बच्चों, 90% आपकी मेहनत होती है। इस 10% की बात कर रहे हैं। यदि आपका 10% उस समय काम कर गया तो आपका आंसर सही चला जाएगा, मतलब आप डी में टिक करके आ जाएंगे। पर लक फैक्टर काम नहीं कर रहा तो तुम नो डाउट ABC पर टिक करोगे, जिसके कारण तुम्हारा PSC का प्री रुक जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अब मैंने बहुत प्यार से संक्षिप्त से आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। पिछड़े देश मतलब एक तरीके से हम बात कर रहे हैं अल्प विकसित देशों की, ऐसे समझ। चलो देखो प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, पर कैपिटा इनकम लो होती है, बिल्कुल सही बात है। उच्च मृत्यु दर हाई मोर्टेलिटी रेट की बात आती है, उच्च निरक्षरता की बात आती है, तो ये भी एक तरीके से है। पर देखो अधिकांश जब आप देखोगे ना अल्पविकसित जो पिछड़े देश होंगे वो एक तरीके से अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएंगे। मतलब ये क्या करेंगे, इन पर अधिकांश योगदान तो प्राथमिक क्षेत्र का ही जाएगा। अर्थव्यवस्था देखो बच्चों 3 चरणों से होकर गुजरती है। अर्थव्यवस्था कितने चरणों से होकर गुजरती है, 3। प्राथमिक मतलब पहली बार आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इन्हें आप अल्पविकसित की श्रेणी में रख देते हैं। यदि मान के चलो उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो आप इसको जो है विकासशील की श्रेणी में ला के रख सकते हैं। और यदि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है तो आप इसे विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाकर रख सकते हैं। अब जहां पर प्राथमिक क्षेत्र का एक तरीके से योगदान होगा तो वहां पर अधिकांश लोग तो प्राथमिक क्षेत्र में ही संलग्न होंगे ना। चलिए अर्थव्यवस्था में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। जल्दी आंसर दीजिएगा थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट्स आने लगे। तो अर्थव्यवस्था में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से जो है आप मानव पूंजी तो नहीं मान सकते। मानव पूंजी को मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है, नहीं है तो और कर दूंगा आप लोगों की डिमांड पे। भौतिक पूंजी की बात आती है, ये आंसर यहाँ पर सही है। ये आंसर क्या है यहाँ पर, सही है। चलिए एक और मजेदार प्रश्न, जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करा था, जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है आपको आंसर देना है, क्या आंसर होगा। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है क्या, उद्योग का हिस्सा बढ़ जाता है क्या, कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी हो जाती है। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी आपसे, यदि आपको याद होगा, कि
अर्थव्यवस्था के जो विकास के चरण हैं, याद करो थोड़ा सा भी दिखाया था आपको, इस तरीके से 4 कैटेगरी बनाई थी। देखो अविकसित, अल्पविकसित, विकासशील और विकसित। फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे आप इन तीनों सेक्टर कंफ्यूज मतलब कंक्लूजन करते हो तो आप पाते हो कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीनों क्षेत्र योगदान देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है, तो जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है घटने लगता है। इसलिए हम अब बात करेंगे इस प्रश्न के आंसर की, तो वो होगा ए। उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन हमारा अच्छा लगा होगा बच्चों। आज के सेशन में हमने पीवाईक्यू को करा, किसको करा? पीवाईक्यू को करा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करवा दिए और आपके यूनिट 6 के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करा दिए। आज की क्लास नंबर जो है आपको पता होना चाहिए, क्लास नंबर 4 है। जिन अभ्यर्थियों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो मैं कहूंगा क्लास 3 तक हो चुकी हैं, तो 1 2 3 सारी क्लासेस हो चुकी हैं, उनको देख लो। एप्लीकेशन पर हम डिटेल में सारी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आप फटाफट अब अपने जो है आंसर्स मुझे भेज दीजिए कि आपके कितने सही गए हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें, जल्दी करें, और कोई डाउट हो तो पूछ लें बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं। तो यदि हम देखो बात करते हैं यहाँ पर 16 प्रश्न और वहां पर आई थिंक हमने 8 से 9 प्रश्न करे, तो 24 प्रश्न आपके ओवरऑल हो गए। इन 24 प्रश्नों में यदि किसी के 20 भी सही गए हैं तो मैं कहूंगा आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, सिक्योर पोजीशन पे हैं। यदि 20 से कम है तो थोड़ी तैयारी करना और भी बाकी है। 15 से बिल्कुल कम है तो मैं कहूंगा अभी तो आपके लिए दिल्ली थोड़ी और दूर है, और तैयारी करो। चलो, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। मैं फिर से बोलूंगा, हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे। पहले थ्योरी क्लियर करवा दूंगा, फिर एमसीक्यू क्लियर करवा दूंगा, और आपका पेपर भी अच्छा चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करा करो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपने मित्रों तक पहुंचा दो और अन्य सभी को भी बतला दो कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आपके लिए जो है हम एमसीक्यूज भी कराने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।